किचन इनकम तो थी, द इनकम फॉर द लग्जरी वॉज नॉट अवेलेबल। एक दफ़ा मैं ऐसी सिग्नल पे खड़ा हुआ था, बहुत शदीद गर्मी हो रही थी, गाड़ियों की हीट आ रही, हीट स्ट्रोक वाली गर्मी हो रही, और लिटरली मेरे पूरे हाथ जो है ना जल रहे थे, मतलब बर्निंग फील हो रहा था। तो मैंने बोला यार अतीब कब तक पढ़ाओगे, इट्स बीन 7 years। एक क्लाइंट मेरे पास आया और उसने मुझे बोला मुझे एक लोगो चाहिए जिसके अंदर मुझे नीड फॉर स्पीड की गाड़ी चाहिए और माइंड स्टाफ का करेक्टर चाहिए। तो मैं बना दूंगा। मैंने कैनवा खोला और मैंने फटाफट वो बनाया और मैंने उसको सेंड कर दिया। जब मैं ऑफिस की डील करने बैठा तो ये ओनर बैठे हुए थे और ये मैं बैठा हुआ था। तो मैंने ओनर को बोला मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, आपकी जगह जो मैं लेने जा रहा हूँ उसका रेंट ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़ है और उसका डिपॉजिट जो ऑलमोस्ट 16 लाख रुपीज़ है, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, आपने अपने लिए खुद दुआ करनी है। ही वॉज लुकिंग एट माई फेस कि यार मतलब जगह लेने आया है, क्या करने आया है। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के नाम मेंशन करूँ, मगर इस वक्त मेरी 350 लोगों की टीम है, तो अगर मैं 10 के करता हूँ तो अगला 10 हो जाएगा कि यार मेरी नहीं करी। तो मैं उन 350 लोगों को मतलब एडमायर करता हूँ, उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो अगर मैं इस पॉडकास्ट में आके बैठा हुआ हूँ, मैं जो है वो क्या कहते हैं कंपनी लीड कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो उनकी वजह से है। कंपनी के ओनर्स को ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार हमारी कंपनी में बंदा आएगा, ट्रेन होगा, चला जाएगा। तो अच्छी बात है ना, आप उसको ट्रेन करने की नीयत से ही लाओ, अब वो ज़िंदगी में भर जितना भी कमा रहा है आपको सवाब मिलता रहेगा। मुझे कभी भी फाइनेंशियल ये नहीं आया जहन में कि मुझे ना स्ट्रगल करनी है ये चीज़ लेने के लिए। शौक़ तो हर इंसान को होता है, गाड़ी का, मोबाइल का, चीज़ों का, मगर मेरी कभी भी स्ट्रगल और हासिल ना इस चीज़ के लिए नहीं थी कि मुझे ये चीज़ लेनी है तो मैं जनाब इसलिए स्ट्रगल करूँगा। मेरा हमेशा से कोर एम ना टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट रहा है कि अल्लाह ताला जो रास्ता दिखा रहे हैं ना उस पर आप चलते हुए जाएं, अल्लाह ताला आपको उधर ले जाएगा जहाँ आपको पहुँचाना है। तो इस तरह से एचटी हेल्प क्रिएट करा। फिर मैंने अभी रमज़ान आया तो मैंने तरावी का सिस्टम करा मेल फीमेल्स के लिए, सही है, और उसको तफसीर के साथ, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आया जो कि मेरी लिए ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम था और इसी साल में था। वो आया जनाब अतीब हिलाल साहब, सेग्रीगेशन करो। सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन इन आईटी इंडस्ट्री वेयर पीपल थिंक कि ये तो इंडस्ट्री ही जो है ना वो लैविश है, मतलब इधर आप जो है ना जनाब ये जहन नहीं लाए अपना मौलवी वाला, ठीक है ना। दो आई एम नॉट अ मौलवी, ठीक है ना, मैं जो हूँ, जबकि मौलवी इज़ अ वर्ड, वेरी गुड वर्ड, हमें टीचर्स ने सिखाया। मौलवी का मतलब है मौलाई, मौलाई का मतलब है अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह की इज़्ज़त करने वाला, अल्लाह के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाला। तो कौन बंदा नहीं चाहता कि वो अल्लाह ये कहलाया जाए कि वो अल्लाह के इशारे पे चलता है, ठीक है। तो मैंने जो है वो क्या कहते हैं एक डिसीजन मुझे किसी ने समझाया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए उनको। उन्होंने बोला जनाब ये करो। कहने लगे तुम रोज़ गुनहगार हो रहे हो, जितने आँखों के पर्दे ख़राब हो रहे हैं, जितना आपके ऑफिस में जो है वो इस तरह का मामलात हो रहे हैं, आपसे सवाल होगा कि तुमने ऐसा वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करा कि उधर जो है वो तुम इस तरह से बहुत अच्छी सी एग्जांपल मैं देता हूँ, मतलब मैं किसी भी नहीं रखता, अपने ऊपर रखता हूँ। कहले क्या तुम अपनी बहन को किसी भी अपने बहुत अच्छे दोस्त की भी सुपरविजन में देना पसंद करोगे? मैंने नहीं। कहेंगे एक फीमेल सुपरवाइज़र हो तो उसके अंडर देना मतलब पसंद करोगे? मैंने हाँ जी बिल्कुल करूँगा। तो कहने अब तुम सोचो, तुम तो मेल के अंडर दे रहे हो तो किसी और की बहन को क्यों दे रहे हो जो अपनी बहन के लिए वो पसंद नहीं कर रहे। इसी तरह हम लड़के हैं, ठीक है, लड़कों की सोच जितनी भी अच्छी हो जाए, जितनी भी पॉजिटिव हो जाए, शैतान तो है ना बहकाने के लिए। सो हियर कम्स एन आइडिया जो कभी भी एक पिच हो जाता है दिमाग में कि बदनज़री, ठीक है ना, कोई भी एक वसवसा आना, कोई भी जहन में कोई सोच आना, तो आप उससे अपनी बहन को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। तो ये तो दीन ने सिखाया। फिर हज़रत जो हमारे बहुत मशहूर ज़माना है माशाल्लाह, डॉक्टर इसरार का एक बयान आया, उन्होंने बोला चाइनीज़ तो इस पर काम करते हैं, उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बनाई हुई हैं, फीमेल्स घर से काम करती हैं, घर से ट्रक आता है, सामान ले जाता है और सारी चीज़ हो जाती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैंने अपनी टीम को एवेलुएट करा, मैं लेके बैठा, मतलब 300 लोग हैं और 300 में से इस डिपार्टमेंट में इतनी लड़कियाँ इतने लड़के हैं। मैं यार मेरे पास 22 रूम्स हैं, मैं इतने रूम्स को सेल्स के फीमेल डिपार्टमेंट बना लेता हूँ, इतने रूम्स को फीमेल का मेल डिपार्टमेंट बना लेता हूँ, इस तरह से काम शुरू करता हूँ। तो मैंने पूरी रात मैं नहीं सोया, मैं बहुत परेशान रहा, मुझे पता था बहुत रिटेलिएशन आने वाली है, लोग बहुत बुरा कहेंगे, मैं अल्लाह मगर करना है अल्लाह के लिए। मैंने बोला अगर मैंने ये चीज़ क्रिएट कर दी तो मेरे जहन में ये बात आई कि मुझे रोज़ 300 लोगों की नज़र की हिफाजत का सवाब भी तो मिल रहा है। मतलब एक अगर दिन में निकले हैं तो एक बदनज़री भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से बंदा कह सकता है कि मुझे गुनाह मिल रहा है। उसके अलावा तो भाई मेरे पास बच्चा नमाज भी पढ़ रहा है, कुरान पाक भी समझ रहा है, हुक्म लिबाद का भी ख्याल कर रहा है, अब बदनज़री रह गई थी।
ठीक है। अब आईटी इंडस्ट्री में ये चीज़ क्रिएट नहीं हो सकती, काम आपको पढ़ना है टीमों से। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कोई पर्दा नहीं गिरा रहा, मैं सिर्फ रूम से ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। जब काम है तो आप चले जाओ, कोऑर्डिनेशन करो सबसे, ठीक है। मगर अगर मैं 9 आवर्स की शिफ्ट है या 8 आवर्स की शिफ्ट है, उस 8 आवर्स में से 1 आवर की इंट्रैक्शन करवा रहा हूँ और 7 आवर्स या 8 आवर्स प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा थी। तो मैंने रात में ये फैसला किया, मैंने सारे रूम्स वगैरह प्लान करे, चीज़ें प्लान करी, पूरी रात मैं नहीं सोया, टेंशन में कि होगा क्या, करने तो जा रहा हूँ। मैंने दुआ करी अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा खिरली वक्तिरली, इस्तिखारे की दुआ पढ़ी और मैंने जाके फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर दिया। सुबह मैंने टीम से बात करी, मैंने यार करना चाह रहा हूँ, मैंने देखो हम ही हैं, हमारी बहन भी काम कर रही है, हमारी भाई भी काम कर रही है, हमारी वाइफ्स भी काम कर रही है, मेरे ऑफिस में सारे हम लोग प्रेफर करते हैं हमारा अपना कोई बंदा आ जाए, ठीक है ना। मगर अपना बंदा कैपेबल होता है तो परमानेंट होता है, वरना वो एलिमिनेट हो जाता है। तो हम अपने को प्रोबेशन पीरियड तक तो चांस देते हैं कि हमारा माहौल सिक्योर रहे और वो उन्हीं वैल्यूज़ को कंटिन्यू करे। तो मेरी टीम ने एग्री करा, 3-4 लोग हुए डिसएग्री, वो बेचारे बोल नहीं पाए, जब ऊपर वाले सारे एग्री हो गए, ठीक है, हमने कर दिया इम्प्लीमेंट। उफ, बहुत रिटेलिएशन आई। अच्छा, बहुत रिटेलिएशन आई। मतलब बहुत सारी फीमेल्स भी कह रही थी हम तो भाई हैं, हमारे तो भाई हैं और हम जो हैं वो बहुत सेटिस्फाइड हैं और हमारी एक टीम थी, हमारी बॉन्डिंग ख़राब हो गई है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हम इस तरह कुछ कर रहे हैं। मैंने बेटा मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। मैंने बोला तुम लोगों में से कोई एक भी इस बात की जिम्मेदारी ले ले और बोल दे क्या कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने मुझसे बोला कि 300 लोगों की जो बदनज़री हो रही थी वो तुम्हारे माहौल की वजह से हो रही थी, तुमने को बिठाया था, तो तुम्हें तो इन सबका गुनाह मिलेगा, इन सबके गुनाह का। तो मैंने अगर तुम लोगों में से कोई एक भी ये कहता है ना कि हम उसका गुनाह ले रहे हैं, तो मैं वापस रिवर्स कर दूंगा फिर डिसीजन। तो देयर वाज नो वन इन 300 पीपल हु सेड कि मैं गुनाह ले लूँगा क़यामत के दिन। तो मैंने बोला तो ये डिसीजन तो ऐसे ही रहेगा, अब हमें इसमें मैनेज करना है। तो लोगों ने बोला भाई मैनेज नहीं हो पा रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। फीमेल्स ने आके बोला कि हमारे कमीशंस मारे जाएंगे क्योंकि मेल्स जो हैं हमारी टीमों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, फीमेल्स थोड़ा अच्छा कम परफॉर्म करती हैं। अच्छा, तो उनको तो सिर्फ फीमेल्स मिलेंगी सेल्स में, फीमेल्स ही मिलेंगी। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो हमारे कमीशन, महिला वेयर आई एम डूइंग दीज थिंग्स फॉर अल्लाह ताला, मतलब इतना जहाँ मैं अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ, तो इधर मैं यही चीज़ और करता हूँ, मैं तुम लोगों के कमीशंस और बोनसेस पूरे फुल कर रहा हूँ इस महीने। अच्छा, ठीक है। उन्होंने बोला भाई ये तो बातों से नहीं मान रहा, पैसा भी देने को तैयार है, सब चीज़ें कर रहा है, अब इसको किस तरह से कन्विंस करें। वो उन्होंने बोला कि ये तो नहीं मानेंगे, समझ गई हूँ, चली गई। बड़ा रोना धोना हुआ, मगर देन दे रियलाइज्ड। उन्होंने जो है मुझे एक चिट्स भेजी, मेरे आज तक ऑफिस में हर चीज़ पड़ी होती है। मैं अपने एम्प्लॉइज से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो लोग सारे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया और वही लोग हैं जो आगे 1800 लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बनाने वाले हैं। तो जब कोई एम्प्लॉय छोड़ता है ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ मेरे शायद जिस्म से ना एक हिस्सा दूर हो गया, ठीक है, जो कि मैं शो नहीं करता। मैं कहता हूँ ठीक है उसका डिसीजन है, जा रहा तो जाए, मगर डीप डाउन इन माई हार्ट इट्स लाइक मुझे पेन हो रहा होता है कि क्यों जा रहा है मेरे पास से, मुझे आके बोल दे, मुझसे डिस्कस कर ले। तो अगर पॉजिटिव बंदा होता तो मैं उसको रिटेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने फिर सेग्रीगेशन कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह सेग्रीगेशन करने के बाद मेरी एक ब्रांच और बन गई थी। तो उधर एक ऐसा बना कि हम लोग अपनी डेवलपमेंट की टीम को जो डे शिफ्ट में थी उसको नाइट शिफ्ट में मूव करा था हमने। तो डे खाली पड़ा हुआ था, तो एकदम से मुझे एक आइडिया आया कि यार अगर मैं इन सारी फीमेल्स को एक सेपरेट यूनिट पे ले जाऊँ और इनकी पूरी ब्रांच ही सेपरेट कर दूँ तो इनके लिए तो और कंफर्टेबल माहौल हो गया। क्योंकि अब बहुत सारी बच्चियों के, अच्छा मैंने ये चीज़ करने के बाद मैंने नोट करा मेरे पास सीवीज़ बढ़ गई फीमेल्स की। अच्छा, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जो अपनी बेटियों को अलाउ नहीं कर रही थी, वो खुश हो गई कि अब तो सारी सुपरविजन ही फीमेल की। वो अपनी फैमिली में बता रहे हैं जहाँ हमारी बेटी काम करती है वहाँ पे उसकी टीम लीड भी फीमेल है, उसकी मैनेजर भी फीमेल है, उसकी बिजनेस यूनिट हेड भी फीमेल है, उसकी HR भी फीमेल है, उधर का एडमिन भी फीमेल है, हर चीज़ फीमेल है। उधर मैंने आलमा भी फीमेल रखी, फिर जो तफसीर करवाती थी उधर जो बच्ची काम करती थी वो भी फीमेल रखी। तो मैंने ऐसा आइडियल इन्वायरमेंट क्रिएट करा कि जो कि पाकिस्तान में कहीं था ही नहीं। तो एक फर्स्ट फीमेल 80 लोगों की ब्रांच क्रिएट हो गई जो कि सारी एक सॉफ्टवेयर हाउस और IT कंपनी रन कर रही है, डिज़ाइन एजेंसी रन कर रही है, और उसमें फीमेल ही साइड डिज़ाइनर और एनिमेटर। तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अचीव हो गई। ये चीज़ ज़िंदगी में कभी हुई नहीं, तो यह हमने किया। उसके बाद हम लोगों ने इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे याद भी नहीं आ रही। हमने उम्रा बैलेटिंग सिस्टम किया, हमने हर महीने 3-4 लोगों को उम्रे में भेजना शुरू करा। बीच में हमारे ऊपर कुछ टफ टाइम आया तो हमने फिर वो रोका, और जैसे ही वो इंशाल्लाह वापस रिज्यूम हो जाएगा जब हमारे हालात ठीक होंगे। तो हर महीने हमने 3-4 लोगों को भेजना शुरू करा, और वो 4 लोग जाना शुरू हुए उम्रे पे। वहाँ से वो उन्होंने दुआएं करी, मामलात करे। तो मैंने बोला अगर 4 भी मैं भेजता हूँ तो साल के एंड में 40 लोग उम्रा करके आ जाएंगे।
40 लोग अल्लाह का घर देख लेंगे और कहते हैं उस जुबान से दुआ मांगो जिस जुबान से गुनाह ना किया हो। तो वो जुबान कौन सी है? वो बेसिकली आपकी नहीं है, दूसरे की है। जुबान है। एग्जैक्टली। तो दूसरे की जुबान है तो ऑटोमेटिकली मुझे वहाँ से दुआएं मिलना शुरू हो गई। और उनके भी अपनी एक स्टोरीज हैं, मतलब वो एक बहुत लंबी डिस्कशन चली जाएगी कि जो लोग गए वो उनका वसीला किस तरह बना। मैंने फिर उन लोगों को बिठा के पूछा कि तुम लोग अल्लाह ने क्यों चुना, तुम लोग तो बताओ, तुम लोग ऐसा क्या करते हो। वो एक अलग पूरी डिस्कशन है। और उसके बाद जब वो वहाँ गए उनके साथ क्या इवेंट्स हुए वो एक पूरी डिस्कशन अलग है। राइट। फिर किसी एक पॉडकास्ट और रखेंगे और उसमें ना सिर्फ मेरे एम्प्लॉयज़ के बारे में आप डिस्कशन रखिएगा तो उसमें मैं समझाऊंगा। तो खैर हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह सेग्रीगेशन भी अचीव हुआ। तो सेग्रीगेशन भी हो गया, आंखों को भी पर्दा हो गया जनाब, अब हर चीज़ हो गई। अब फिर हम लोगों ने फिर सेशंस करवाना शुरू करे। फिर मैंने जब नियत करी कि मैं अलविदा का कोर्स करूँगा, मैंने फॉर्म लॉन्च करा, मैं कर रहा हूँ, तो मेरे साथ कौन कर रहा है। तो 11 से 12 लोगों ने नाम लिखवाए, ठीक है, उसमें से 7-8 लोगों ने ज्वाइन करा। मगर व्हाट वाज योर इंटेंशन बिहाइंड डूइंग दिस कोर्स? इस कोर्स में यही था कि जब असल कामयाबी दीन की है और करना ही अल्लाह के लिए काम है, तो मैं जब दुनिया में इतना कुछ कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ और इनको कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को इतना स्टेबल बना लूँ कि मुझे दूसरों की ज़रूरत ना पड़े इनको तबलीग करने के लिए। मैं खुद आलिम हूँ, मैं खुद मुफ्ती बन जाऊँ कि कल को इन लोगों का हर चीज़ में गाइड कर सकूँ। अगर मैं 1800 के गोल पे जा रहा हूँ, कल को 10,000 के गोल पे भी जा रहा हूँ, तो उन 10,000 लोगों को मैं उस तरह लेके चल सकूँ और उनको गाइड कर सकूँ सही रास्ते के तरीके से, ठीक है। तो हूँ मैं भी ज़ैबिस से ग्रेजुएट, और ज़ैबिस का भी परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी में मैं जो हूँ वो डांस में था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब पूरा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा हूँ, हर चीज़ की है और अभी तक करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम कोई फार्म हाउस जाते हैं ऑफिस वाले, हम अभी पाकिस्तान के टूर पे गए थे सारे, तो जहाँ होते हैं हम खुल के एंजॉय भी कर रहे होते हैं, डांसेस भी कर रहे होते हैं, चीज़ें भी कर रहे होते हैं, मगर गलत तो गलत है, गलत तो गलत समझना बहुत ज़रूरी है और उस गलत को ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। मगर कहते हैं ना कि एक इंसान जो है ना वो सिनलेस नहीं हो सकता, कोई ना कोई गुनाह तो कर रहा है, चाहे बड़ा से बड़ा मुफ्ती हो, बड़े से बड़ा पीर हो, गुनाह तो वो करेगा, सही ना। अल्लाह ताला ने उसकी माफ़ी लिखी है और एक ये टर्म ऐसी है जिसकी वजह से हम अल्लाह के नीचे रहते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो खैर इस तरह से हमारी पूरी कंपनी ग्रो हुई, मैंने पूरा दीन की इम्प्लीमेंटेशंस करी, शरिया कंप्लायंस करी, चीज़ें करी, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर ली। फिर एक फैक्टर हमेशा से आया जो कि अचीव करने की कोशिश करी और उसको करेक्ट करने की कोशिश करी, जो हम लोग की इंडस्ट्री में सूडोनेम यूज़ होते हैं कि यार आपने जॉन बन के बात करना है, सैमन बन के बात करनी है, क्योंकि क्लाइंट्स को पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट नहीं है। अब इसके लिए क्या किया जाए ये तो जैसा चैलेंज है कि फिर मैंने उसके ऊपर लगाया कुछ लोगों को कि यार अपने ओरिजिनल नेम से काम करो। तो ओरिजिनल नेम से हमें काम का रेशो कम हो गया, सही है। तो फिर हमारे लोगों के कमीशंस चीज़ें सब अफेक्ट होना शुरू होने लगा, नहीं भाई हम इसी पे काम करेंगे, सूडन नेम पे ही काम करेंगे। फिर मैंने एक मुफ्ती साहब से मशवरा किया, उन्होंने बोला देखें झूठ तो झूठ है, झूठ की तो कोई माफ़ी नहीं है, ये चीज़ गलत रहेगी, मगर कारोबार इस वजह से बंद करने से बेहतर ये है कि आप इसका रास्ता ढूंढते रहें, आप दूसरे ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स ढूंढते रहें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी चीज़ें ऑन बोर्ड ले आए हैं, ऐसी कैंपेन्स ऑन बोर्ड ले आए हैं कि जिसमें हम अपना नाम लेके भी काम कर सकते हैं और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं आ रहा। कॉल सेंटर की सर्विसेज हैं दूसरी, उसमें अपने नाम से आप काम करें, कोई मसला नहीं है। और इसमें उन्होंने एक टर्म बताया कि दीन में ना निकनेम रखना जायज़ है, ठीक है। दिस इज़ ओनली द लूप होल, मैं ये नहीं कहूँगा जायज़ है, जो मैं बताने चाह रहा हूँ दिस इज़ अ लूप होल टू सेटिस्फाई योर हार्ट। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो है ना हम सूडोनेम रख सकते हैं इस तरह से कि हमें इस चीज़ की ज़्यादा दी हुई दीन ने कि आप जो है वो क्या रखो, निकनेम रख लो। तो जनाब अतीब का नाम अट्टू है बचपन से, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय हायर हुआ, आपका फर्स्ट नेम एक सूडो नेम स्टेट कर दिया आपने, भाई साइमन जॉन, मगर इन नाम की भी सिलेक्शन आपने देखनी है, शिर्क तो नहीं हो रहा, कुछ नामों के मतलब में शिर्क भी हो जाता है, ये भी चीज़ बहुत ख्याल करने वाली है। तो आप वो रख दो और वो उस नाम के साथ आपकी कंपनी के अंदर रिप्रेजेंट करे और काम करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। मगर हाँ वो कल को अपनी आइडेंटिटी फेक करे, उससे फ्लर्ट करे, उस तरह की गलत काम करे, वो सब चीज़ें गलत होंगी। तो आइडेंटिटी आप काम के हवाले से बात कर रहे हो, उसको सर्विस करके दे रहे हो, आपने पैसे पूरे हलाल कर रहे हो। अब इसी तरह एक और चैलेंज आया, जनाब बहुत सारी इंडस्ट्री का ऐसा काम है जो कि गलत है, तो मैंने वो सारे बैन करवाए। मैंने बोला एडल्ट कंटेंट का काम हमारे पास नहीं होगा, क्या कहते हैं, कोई भी ड्रग इंडस्ट्री वाला काम हमारे पास नहीं होगा, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि नॉन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को या नॉन इस्लामिक प्रिंसिपल्स को प्रमोट कर रही है, उसका काम यहाँ पे नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करवा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी में जितना भी बंदा काम करता है उसको पता है कोई भी इस्लामिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट कोई भी काम होगा हम नहीं करेंगे, चाहे वो $1,00,000 का है, $2,00,000 का है, $3,00,000 का है। एंड आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जब 9 महीने में बैठा हुआ था
तो पहला काम, ये दूसरा काम जो मेरे पास आया था ना, वो आया था एडल्ट कंटेंट का। और जब मैंने उसको मना करा ये मैं नहीं करूँगा, तो उसने मुझे डबल की ऑफर करी। अब एक भूखा बंदा बैठा हुआ है और आप उसको बोलो पिज़्ज़ा नहीं तो 2 पिज़्ज़ा ले, सही है? तो मैंने बोला नहीं भाई टेस्टिंग हो रही है। मैं बोला नहीं, मैंने उसको बोला मैं नहीं करूँगा। मेरा एक बाहर बंदा हॉलैंड में था दोस्त, उसने मुझे 2-3 ऑफर्स करी। ये ड्रग्स की वेबसाइट है, यहाँ पे अलाउ है ड्रग्स, ठीक है तुम बना दो, बहुत अच्छा मार्जिन है, बहुत बचता है, मैं यहाँ पे करता हूँ, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे तो अलाउ है ना ये वो। मतलब नहीं भाई मैंने करना ही नहीं है जिसमें एक इंसान को भी नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है। तो मैंने वो सारी चीज़ें अवॉइड करवाई। फिर उसमें मैंने मुफ्ती से पूछा कि और क्या मैं इसमें कर सकता हूँ, क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि उसको किस तरह से अवॉइड करूँ। तो उन्होंने बोला एक तरीका ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको वेबसाइट में कोई चीज़ ऐसी ऐड करनी पड़ेगी जो कि नॉन इस्लामिक है, जबकि पूरी वेबसाइट सही है, बिजनेस भी सही है, मगर उस बंदे ने कोई पिक्चर ऐसी ऐड करवा दी, चीज़ ऐसी ऐड करवा दी और उसकी ख्वाहिश है, वो पैसे दे रहा है, आपको ऐड करनी पड़ेगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, उतने अमाउंट का सदका कर दो जितना वक्त आपने उसमें इन्वेस्ट करा उस काम पे, उस पूरी वेबसाइट में। मतलब वेबसाइट मैंने पकड़ी $2000 की, मगर उसमें से $200 मैंने अल्लाह के नाम में सदका कर दिया कि वो जो मैंने 2-3 काम ऐसे करे थे जो कि मुझे करने पड़ रहे थे उसकी वजह से, तो उसके आप पैसे सदका कर दो, ठीक है। तो ये एक लूप होल, देन अगेन लूप होल है। ये सारी चीज़ें जितना आप अवॉइड कर सकते हो आप करो इन चीज़ों को। तो ये 2 के अलावा मुझे इस काम में कोई मसला समझ में नहीं आया, ठीक है। और सबसे अच्छा कंप्यूटर पे हो रहा है, IT पे हो रहा है। So that is how, this is my journey and that is how I grew up और यहाँ तक मैं आया अल्हम्दुलिल्लाह। So Ateeb, mashallah, we'll talk about your journey, and it's such an inspiration for, I think, for most of the viewers that who will be watching this episode. So I would want to more like take this conversation to sales, के लोग थोड़ा सीख सकें किस तरीके से आपने स्केल किया, बिकॉज आई फील के अगर आपके पास बिजनेस आ रहा है और आपको पता है कि आपकी पाइपलाइन ऐसी है कि आप स्केल कर सकते हो, यू कैन गो फ्रॉम 50 to 100 to 200 एंड इवन स्केल फर्दर। आप बात कर रहे हैं 1400 एम्प्लॉइज़ पे जाने की, तो 1400 एम्प्लॉइज़ पे जाने के लिए आपको सेल्स भी उस जैसी चाहिए। एंड आई फील लाइक पहले सेल्स के अगर आपने पाइपलाइन सेटअप कर ली है, देन ऑफ कोर्स प्रोडक्शन के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर टाइम लगता है, आपको रिसोर्सेज, टीम मेंबर्स, हाँ वो सॉल्व हो सकती हैं प्रोवाइडेड कि आपके पास सेल्स हो। तो हाउ डू यू डिफाइन योर जर्नी ऑफ जनरेटिंग सेल्स अकॉर्डिंग टू द टीम मेंबर्स एंड द साइज यू हैव? मैंने जितनी ट्रेनिंग्स ली हैं उसमें मुझे पहले तो ये समझ में आया, और ये मैं व्यूअर्स को भी समझाना चाहूँगा कि सेल्स के ना कुल मिला के 5 से 6 तरीके ही हैं। अच्छा, ठीक है। जिसमें नंबर 1 आती है हमारी कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड टेक्सटिंग। अब दैट कैन बी थ्रू एनी प्लेटफॉर्म। अब आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, आप कोई डाटा बाय करके कर रहे हैं, सही है। आप ChatGPT पे लिखें आई नीड डाटा फॉर कोल्ड कॉलिंग, वेयर कैन आई बाय, वो आपको 10 वेबसाइट्स दे देगा। जो आपको कन्वीनियंट लगती है, जो अच्छी है, वहाँ से आप बाय कर लें, कोल्ड कॉलिंग पर काम करवाएं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक, नीश स्पेसिफिक को टारगेट करें, उनका पोर्टफोलियो वैसे ही हो, सेल्स डेफिनेटली क्लोज होगी। कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड टेक्सटिंग के ऊपर आते हैं, तो हम लोगों ने एक ज़माने में ट्विटर पे बहुत करते थे, फिर पता चला ट्विटर से मूव हो गया है मामला और वो डिस्कॉर्ड पे मूव हो गया है। डिस्कॉर्ड से फिर हमें पता चला कि गेमिंग इंडस्ट्री में, ट्विच इंडस्ट्री में भी बहुत काम होता है, और क्या कहते हैं अपना किक हो गया, रेडिट हो गया, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप कोल्ड अप्रोच करो लोगों को, उनको ज़रूरत होती है आर्ट की और चीज़ों की, तो वो आपको बताते हैं। तो हमने वहाँ से सेल्स जनरेट करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद व्हेन वी स्टेप्ड इन क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउस, मतलब ये तो डिज़ाइन एजेंसी थी ना हमारी, जो यूनिट्स रन हो रहे थे। जब हम सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ आए तो हमें पता चला PPC एंड SMM आर द वे। कोल्ड कॉलिंग इज़ ऑल्सो अ वे, बट द मोर प्रोडक्टिव इज़ SMM एंड PPC। तो उसके थ्रू लीड्स आना शुरू हो गई, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको अगर मैं 4 या 5 चीज़ें हाईलाइट करवाता हूँ, तो हम कहते हैं कोल्ड कॉलिंग, हम कहते हैं PPC, फिर हम कहते हैं SMM, फिर हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक तो ये हमारी हो गई SMM वाली। इसके अलावा एक हमारी मार्केटिंग वो हो गई जो एडवर्टाइजमेंट हम चलाते हैं, ठीक है, एक उसके थ्रू हो गया। चौथा हमारे पास आ गया फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर, guru.com, और आपका जो है वो क्या कहते हैं क्लच वगैरह पे आपने प्रमोशन चला दिया, उसके थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं। इन 4 रिसोर्सेज के अलावा एक और है जो मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रही, दैट इज़ वेबसाइट्स जैसे बार्क
और थंबटैक, उनके थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ना हर किसी की यही 5 अप्रोचेज़ हैं। मतलब अगर कोई बंदा बोले भी ना कि जनाब ये कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं बता रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास और हर सॉफ्टवेयर हाउस के पास यही 5 चीज़ें हैं: कोल्ड कॉलिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, PPC, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स एंड द वेबसाइट्स दैट आर प्रोवाइडिंग लीड्स। इन 5 तरीक़ों से जनरेट होना है। अब आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको पहले तो ये देखना है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आइदर दैट इज़ डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, व्हाटएवर इट इज़, आपकी सेल्स किस इन 5 में से सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, वो आपको उस इंडस्ट्री का स्पेसिफिक जो भी आपका मेंटोर है, क्योंकि मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आपका मेंटोर नहीं हो ना, आप एक्सपेरिमेंट में अपने पैसे वेस्ट करोगे। आप जो ना लोगों से सुनना सीखो, समझना सीखो। हमारे यहाँ हमें बोलने का बहुत शौक होता है, सुनने का शौक नहीं होता। और हमें ना दूसरों की बात भी बहुत बुरी लग जाती है, तो हम समझते नहीं है चीज़ों को। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था, इंसान को जो बुरा लगता है ना, वो लहजों को समझने की वजह से लगता है। अच्छा। मकसद ये है कि अगर हम लहजों को हटा के सिर्फ बातों को सुने ना, तो हमें तो हर बात समझ में और हमें कोई बात बुरी भी ना लगे। तो मसला किसी की बात नहीं है, उसका लहजा होता है। और अगर हम अपने माइंड में किसी से सीखने के लिए उसका लहजा और उसकी चीज़ें सब एलिमिनेट कर दें, तो हम सुनेंगे भी, उसको समझेंगे भी, ठीक है। तो खैर बात थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई। मकसद ये है कि आप लोगों को सुनें, उनसे समझें, उनसे मशवरे लें, और इंडस्ट्री जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं उनके उसमें जो मेंटर्स हैं उनसे जाके मीटअप्स करें, उनसे आप मशवरे लें। तो आपको वो राइट डायरेक्शन बताएंगे कि किस जगह जाना है। बिलफर्ज मैंने बोला, अगर डिज़ाइन एजेंसी में काम करना है तो आप जाओ डिस्कॉर्ड पे काम करो, आप जाओ लाइव स्ट्रीमिंग्स पे बात करो, आप यूट्यूबर्स की ईमेल्स निकाल के उनको पिच करो। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि वेबसाइट पे करना है, तो मैं कहूँगा सोशल मीडिया मार्केटिंग चलाओ। यूएस के शहरों में अगर आपको लग रहा है सैचुरेशन है, आप मिडिल ईस्ट साइड पे चला दो। दूसरी जगहों पे चलाओ जहाँ पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। आपका CPL कम आ जाएगा, तो आपको उनसे मशवरे मिल जाएंगे अच्छे, ठीक है। सेल्स आना और ना आना, ये ना सेल्स वाले के हाथ में होता है। अच्छा। एक है तरीका और एक है उसको सिखाने वाला। मतलब आपकी पहला तो डिसीजन ये हो गया कि राइट अप्रोच पे जाना है। बिलफर्ज मैंने डिसाइड करा मैं PPC के थ्रू करूँगा, तो PPC के थ्रू मैं लीड्स तो ले आऊँगा, उसको मैच्योर किस तरह करूँगा जब तक मेरे पास कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा हुआ। मैं चैट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लीड तो जनरेट कर लूँगा, मैं लाइव जाके क्लाइंट को कन्वर्ट तो कर लूँगा कि मुझसे बात करें, मगर उसको लीड को मैच्योर किस तरह करूँगा, उसके लिए आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस बंदा है, मेंटोर चाहिए, ठीक है ना। तो सेल्स आप अपनी एक्सपैंड करते रहो, आप लोगों को भी ऑन बोर्ड लाते रहो, हर इंडस्ट्री को अंदर जो भी आपके ट्रेंड लोग हैं उनको आप बुलाओ। अब इसमें भी ना 2 तरीके हैं। एक अनएथिकल तरीका है, हम लोग ये बोलते हैं दूसरे लोगों को कि वहाँ की कंपनी को छोड़ के और वहाँ के लोगों को लेके हमारे पास आ जाओ। एक अप्रोच ये है कि आपने जॉब निकाली, लोगों ने अप्लाई करा और आपने उनको बोला, ये वाइट कॉलर अप्रोच है। ये अप्रोच सही नहीं है कि आप दूसरी कंपनियों के लोगों को टारगेट करो कि यहाँ पे वहाँ से छोड़ के यहाँ पर आ जाओ, आप एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगाओ। और अगर आप किसी को अप्रोच भी कर रहे हो तो उसके अंदर भी एक वाइट कॉलर तरीका है। वो क्या है कि हम लोगों के पास हायरिंग खुली हुई है, इफ़ यू हैव एनीवन टू रेफर, काइंडली रेफर टू अस। अब वो बंदा डेफिनेटली कोई उसको जानने वाला होगा तो वो खुद उसको बता देगा, वरना अगर खुद उसका इरादा होगा स्विचिंग का तो वो आ जाएगा। मगर ये बोलना कि मैं तुम्हें ज़्यादा ऑफर दे दूंगा तो वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ जाओ, तो जब आप ज़्यादा ऑफर दे रहे हैं तो यहाँ पर आ गया, तो इसी तरह वो ज़्यादा ऑफर लेके कहीं और भी चला जाएगा, तो आपके पास भी मैच्योर नहीं हुआ वो बंदा। टीम तो वो चाहिए होती है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे, और एक अच्छा CEO, एक अच्छा कंपनी ओनर, एक अच्छी मैनेजमेंट वो होती है जो अपने बंदे को इस तरह देखे कि इसके साथ ज़िंदगी भर काम करना है, तो इसको किस तरह लेके चलूँ, इसकी हर चीज़ का ख्याल रखूँ। जैसे अभी बीच में हुआ, मेरे पास कुछ लड़के आए, उन्होंने बोला जी हमें 40 डेज़ के लिए तबलीग पे जाना है। अच्छा। मैंने यार 40 डेज़ के लिए कैसे जाने दूँ, काम सारे मामला कैसे हैं। मैंने बोला ठीक है पेड लीव्स हैं, जाओ। मतलब मेरा हिस्सा डल गया, जाओ। एक दफ़ा हम कर लेते हैं, ज़रा 2-3 दफ़ा करना ये चीज़ मुश्किल है। अब इसी तरह एहतिकाफ़ में कोई बैठना चाह रहा है, मैंने एहतिकाफ़ की पेड लीव्स हैं हमारे ऑफिस में, ठीक है। मैंने अपने दीन को भी इंटीग्रेट कर दिया और मैं उनको फैसिलिटेट भी कर दिया। तो एम्प्लॉय कोई भी आए, आपको उसको फैसिलिटेट करना ज़रूरी है, उसको ईज़ क्रिएट करना ज़रूरी है उसके लिए। और सेल्स की टीम में एक्सपीरियंस बंदा लाना ज़रूरी है। अच्छा। ये सारे जितने भी हमारे पास तरीके हैं, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और तरीका है।
आप जब भी किसी से भी ये सवाल करेंगे वो इन 5 चीज़ों के ही अराउंड सर्कुलेट करेगा बंदा। एक चीज़ है जो इससे हटके है, वो है रेफरल्स, जो कि इन तीनों में से मतलब फनल नहीं है वो, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बहुत सारी कंपनीज हैं वो कहती है हमारे पास Yes, I missed रेफरल it. के ऊपर हमारा बिजनेस चल रहा है, बिल्कुल। बट उस पे एक लिमिट है, वो एक प्रॉब्लम भी है एट द सेम टाइम, और आपके लिए आसानी भी है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको 200 बंदों से 500 पे एक्सपेंड करना है तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है उसके लिए, और आप मतलब कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो 200 बंदे अभी करंटली हैं इनके लिए आपके पास काम रहेगा अगले 2 साल के बाद या 3 साल के बाद। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो रेफरल के ऊपर ही चल रही हैं, बट उनका बिजनेस में चल रहा है। तो रेफरल के लिए ना एक बात कोट करूँगा। वैसे मैंने जो आपसे बात मेंशन की थी ना सेल्स की टेक्निक में, मार्केटिंग करना और उसके थ्रू अपने ब्रांड को, अपनी आइडेंटिटी को पहुंचाना और उसके थ्रू सेल्स जनरेट करना, तो वो एक तरीके से रेफरल में आ जाता है। फिर वो आपके रेफरल या आप सेल्स वगैरह हो रही होती है उस पर। जब मैं बिज़नेस शुरू कर रहा था ना तो मुझे किसी ने एक बात समझाई, ऐसे ही मैं जाता था और लोगों से मशवरे करता था, तो उसमें एक शख्स ने मुझे बोला कि अतीब, कारोबार ना हर चलता है, हर कारोबार आपका चलेगा, ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल सही हर बात है। कारोबार वक्त मांगता है। आपने उसको पूरा वक्त देना है, इतना वक्त देना है कि आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जान जाएं कि अतीब हिलाल ये काम करता है। ये काम करता है। तो जब तक मार्केट में ये सर्कुलेट नहीं होगा ना कि अतीब हिलाल वेबसाइट्स बनाते हैं, अतीब हिलाल या ह्यूमन टेक डिज़ाइनिंग और एनिमेशन की टॉप नॉच कंपनी है, ठीक है ना, वो लोग 350 प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना, बहुत बड़ी टीम है जो ये सारे काम कर रही है, तब तक वो आपका अप्रोच किस तरह करेंगे? ठीक है, चलें 5 बंदों की कंपनी शुरू करी है तो लोगों को पता चलने में टाइम लगता है, फिर काम आ जाता है। तो इसकी मिसाल मुझे बहुत बुरी दी थी एक बंदे ने, उसने बोला था कि जो है ना एक मोची होता है ना, वो काम कर रहा होता है ना, साथ पीछे निस्वार भी रख के बेचता है। कहने लगे जब लोगों तक ये बात पहुंचती है ना कि वो निस्वार बेचता है, तब उसके बाद लोग आते खरीदना शुरू करते हैं। तो कहने जब वो इतना छोटा और बुरा काम कर रहा है तो तुम तो फिर वाइट कॉलर और अच्छा काम कर रहे हो, तो तुम्हारा कारोबार क्यों नहीं चलेगा? पॉइंट इज दिस। तो आप ये फोकस करें, आप लगे रहें, कहते हैं ना कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो मेरे भी शुरू में पहले 9 महीने काम नहीं आया, मगर लगा हुआ था, अल्लाह ने रास्ता बनाया, पहली सेल क्लोज हुई, रास्ता बन गया। मैंने सॉफ्टवेयर हाउस की इंडस्ट्री में जब मैं आया तो मैंने मल्टीपल उसमें मिस्टेक्स की। फॉर एग्जांपल लीडरशिप शायद सही नहीं रखी शुरू में, या मार्केटिंग पे कॉस्ट सही इन्वेस्ट नहीं करी, या और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। 1 साल मेरा जो सॉफ्टवेयर हाउस वाला यूनिट था वो नहीं चला, तो मगर मुझे ये नहीं था कि वो नहीं चल रहा। हर कारोबार चलता है, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू गो फॉर द राइट अप्रोच। जिस टाइम पे आप राइट अप्रोच पे आ गए, आपने अपने बिजनेस के लिए सही स्ट्रैटेजी अपना ली, आपका कारोबार चल पड़ेगा। क्यों नहीं चलेगा? दुश्मनी थोड़ी अल्लाह ताला की आपसे, ठीक है। तो जब कारोबार नहीं चल रहा ना, तो आप बजाय इस बात पे फोकस करने के यार कार नहीं चल रहा, मैं कुछ और देख रहा हूँ, मैं कुछ और हंट कर रहा हूँ, आप हंट करोगे दूसरा बिजनेस, आप उस बिजनेस को हंट करने में फिर 1 साल लगा दोगे उसको समझने में। उससे बेहतर है 1 साल और इसकी स्ट्रैटेजीज पे इन्वेस्ट कर लो कि दूसरी कंपनी क्या ऐसा कर रही है जो मैं नहीं कर रहा। जिस टाइम पे आपने दूसरी कंपनीज जितनी भी काम कर रही हैं उनकी वाली सारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी है, आपको ये मॉडल चल जाएगा। सही है। टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली एनिमेशन, तो ये जो 5 आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताई, आपको क्या लगता है एनिमेशन के लिए कौन से बेस्ट सूटेड ऑप्शंस हैं अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है सेल्स टीम? न्यू कमर्स के लिए तो देखिए पहला टारगेट ये होना चाहिए कि फ्री लीड्स किस तरह निकल सकती हैं। सो दे शुड डेफिनेटली ऑप्ट द ऑप्शन ऑफ कोल्ड कॉलिंग। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट द कोल्ड कॉलिंग, देन द रेवेन्यू इज अ बिट स्लो। मतलब आपको रीच करनी पड़ेगी, उसमें से कोई पोटेंशियल क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा। उससे जो पैसे जनरेट हो रहे हैं तो आई वुड से कि उसके बाद आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड पीपीसी पे ही जाओ। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ पे पोटेंशियल अच्छा मिल जाएगा। सही ठीक है। एनिमेशन का जो हम लोग बेसिकली काम करते हैं, हम गेमिंग इंडस्ट्री के लिए करते हैं। तो हम लोग जो गेमिंग इंडस्ट्री के लिए करते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म यही होता है कि डिग करने का कि हम लोग जो है वो मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोल्ड कॉलिंग पे रीच करें, कोल्ड टेक्सटिंग पे रीच करें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला एक बच्चा 100 लोगों को अप्रोच कर रहा है पर डे, तो वो बेसिकली 3000 लोगों को रीच कर रहा है 1 महीने में ऑलमोस्ट। तो अगर मुझे 100 में से एक एक्सपेक्टेशन है कि 5 के रिस्पॉन्सेज आएंगे तो 2 क्लोज होगा। ठीक है, तो इसी तरह 1000 के ऊपर 50 रिस्पॉन्सेज आएंगे और उसमें से आप 10 क्लोज कर लो, 15 क्लोज कर लो। तो द मोर द रीच,
Yeah. the more you are able to close the sales. More chances. So there are more chances of closing the sales. So it totally depends on you, how hardworking you are when it comes to cold calling and cold texting. Acha. But when it comes to hardcore sales, where we are going for PPC and SMM, then you have to be very professional. You Have cannot you- waste the lead. Have you tried platforms? Upwork, Fiverr, Guru, Thumbtack, Bark. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ना सबका रिस्क हर जगह से नहीं लिखा होता. सही है. जो आइडिया आपके लिए काम करेगा ना, जरूरी नहीं है वो मेरे लिए काम करे. जो मेरे लिए है. काम करे वो आपके लिए काम ना करे. आई हैव माई फ्रेंड हु इज रनिंग हिज एजेंसी ऑन अपवर्क. Mhm. उसको ये मेरा आइडिया समझ में नहीं आता कि तुम कोल्ड पे कैसे काम कर लेते हो. मुझे उसका अपवर्क समझ में नहीं आता. वो कहता है अपवर्क तो कोई मसला ही नहीं है. मैं कहता हूँ कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड टेक्सटिंग तो कोई मसला ही नहीं है. मसला ही नहीं है. अब आई जस्ट मेट अ पर्सन, उसने मुझे बताया कि वो जो है वो कोल्ड कॉलिंग पे सेल्स बहुत ज़्यादा करता है. हम कोल्ड टेक्सटिंग पे करते थे. तो मतलब हाउ डू यू क्लोज. तो कहने लगा हम क्या करते हैं, पहले 2 एजेंट्स मेरे जाते हैं और वो जाके जो है ना क्लाइंट को बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स अ पिज़्ज़ा कंपनी, तो उसने बोला कि हम जाके बोलते हैं सबको कि हे आई वांटेड टू ऑर्डर 10 पिज़्ज़ास, कैन आई हैव योर वेबसाइट, तो सो आई कैन चूज़ माई फ्लेवर. वो वेबसाइट पे जाता है, ओह माय गॉड योर वेबसाइट सक्स, कहने लगा. और वो कहता है ओके लेट मी गेट बैक टू यू, और वो वापस कॉल ही नहीं करता. कहना दूसरी सिचुएशन इस तरह की कोई और भी क्रिएट करता है डिफरेंट तरीके से. कहना तीसरा बंदा जाके पिच करता है. तो कहने लगा जब तीसरा बंदा जाके पिच करता है, वो कहता है वो भाई मेरे 2 क्लाइंट इस चक्कर में ऑलरेडी वेस्ट हुए हैं, इसका मतलब है कि माई वेबसाइट नीड्स अ रीवैम्प. ठीक है. तो कहने लगा मैं इस तरह से कोल्ड कॉलिंग पे ज़्यादा क्लोज करता हूँ डील्स. तो अब हमारे यहाँ सबको जल्दी होती है कि पहले पिच कर दें और डायरेक्ट कस्टमर बोले हाँ मुझे काम चाहिए. तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो यू हैव टू वेट, यू हैव टू मेक द सिनेरियो एंड देन अप्रोच द क्लाइंट. तो ग्राउंड बनाना पड़ता है हर चीज़ के लिए. हम एम्प्लॉई को भी जब बोलते हैं, एम्प्लॉई से अगर डिस्कशन करना है, कोई बात करनी है, तो पहले ग्राउंड बनाया जाता है हमेशा. हर चीज़ या किसी भी इंसान का मसला ना फ़ौरन नहीं रखा जाता उसके सामने. आहिस्ता आहिस्ता सही ना, आपसे डिस्कस करो, उससे बात करो, उसको कुछ उसकी 5 तारीफ़ करो, फिर एक बुराई बताओ. और आप डायरेक्ट एक बुराई को हिट करोगे तो वो भी बिगड़ जाता है. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स इन कोल्ड कॉलिंग एज वेल. आप डायरेक्ट जाके पिच करोगे वो बिगड़ेगा. नहीं करना ना यार काम, सही है. आप उसको पहले ग्राउंड क्रिएट करो, फिर उसके बाद उसको टारगेट करो. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. सो अतीब, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है. तो बी दैट 350 people company or you going for your hajj, और उसके अलावा पर्सनली एज यू मैंशन किचन प्रॉब्लम, ब्रेड एंड बटर का प्रॉब्लम तो नहीं था आपको, बट यू वांटेड टू हैव लग्जरीज इन योर लाइफ. तो अभी लुकिंग बैक और लुकिंग इन योर करंट लाइफ, आपको क्या लगता है आपकी क्या सबसे बड़ी अचीवमेंट है अभी तक? अच्छा, इस चीज़ को ना, इस क्वेश्चन को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ. पहला है अचीवमेंट्स क्या है, और दूसरा है कि अचीवमेंट्स मिली किस तरह. तो अचीवमेंट मिली किस तरह को पहले फोकस करते हैं. ठीक है. अचीवमेंट ना, जब हम अचीवमेंट को टारगेट करते हैं ना, तो अचीवमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है. हम अचीवमेंट के पीछे भागते रहते हैं, सही है, और हम गोल तक पहुँचते पहुँचते तक वो गोल थोड़ा सा और आगे चला जाता है. और जब हम अपना जो अचीव करना है उसको छोड़ के किसी गुड कॉज के लिए भागते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी चीज़ें खुद ब खुद पूरी करता रहता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा. इफ़ आई एम योर एम्प्लॉई, मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है. आप मुझे देख रहे हैं मैं दिन रात काम कर रहा हूँ. मैं जो हूँ कंपनी में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर या मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू लेकर आ रहा हूँ. अगर मैं मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू लेकर आ रहा हूँ तो आप भी कहेंगे ना यार ये मेरी कंपनी में 50 लाख 1 करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट करता है, तो मैं एटलीस्ट इतना तो करूँ इसके लिए कि इसको फैमिली में से कोई प्रॉब्लम ना है. अगर मैं बोलूँगा यार बड़ा मसला हो जाता है रक्शे में आने जाने का, तो आप कहेंगे यार उसको गाड़ी दे दो या बाइक दे दो, कुछ तो दो. ठीक है. अगर मुझे 1 करोड़ का बेनिफिट दे रहा है तो 10 लाख देने में मुझे कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है. तो अल्लाह ताला का भी ना यही हिसाब है. जब हम अल्लाह ताला के लिए कोई काम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहता है कि जब ये मेरे लिए इतना कर रहा है, इंसान की सोच बहुत छोटी होती है ना, अल्लाह तो देने वाला बहुत बड़ा है. ठीक है ना, उसकी अल्लाह ताला तो नवाजता है तो अपने हिसाब से नवाजता है, तो शान के मुताबिक नवाजता है. तो आप अपनी नीयत किसी गुड कॉज के लिए करें, अपना हार्डवर्क किसी गुड कॉज के लिए करें, और आप देखिएगा ज़िंदगी में आप लिस्ट बना लें आज, सही है ना, कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, मगर मैं इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रगल नहीं करूँगा. बट आई वुड बी स्ट्रगलिंग फॉर इज़ दिस गुड गोल, इज़ दिस गुड कॉज. और जब आप उस पर स्ट्रगल करोगे ना, आप देखिएगा आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली सब चीज़ों पर टिक 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 आना शुरू हो जाएगा. कैसे आएगा, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. मैं जब हज पे गया, मैं
क्या कहते हैं, जबल रहमत जो पहाड़ है उस पर खड़ा हुआ था, तो मैंने दुआ मांगी, मैंने अल्लाह ताला शादी होने वाली है, एक छोटी सी गाड़ी हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो मैंने बोला अब्बू की गाड़ी लूँगा। तो अच्छा 20 ईयर्स मेरी लाइफ के ना, एक डाइवो रेसर गाड़ी है जो आपको पता होगा टैक्सियों में लॉन्च हुई थी, तो मेरे अब्बू के पास वो थी। मेरे अब्बू की 0 मीटर गाड़ी छिन गई थी। उसके बाद उन्होंने बोला मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा, मैं घर लूँगा, मैं प्लॉट लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा। अच्छा, वो एक तकलीफ हो गई उनका ना कि यार 0 मीटर छिन गई, ऐसे ये क्या बात हुई। तो क्या कहते हैं, अब्बू ने फिर वो एक ली, और वो उस ज़माने में अच्छी थी जब ली थी। फिर हमने हालात भी नहीं हुए, चीज़ें मामला ऐसे चल रहे कि अब्बू ने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना पसंद करा, गाड़ी में नहीं करा। तो वो 20 साल जब हम डाइवो रेसर में घूमते रहे ना, तो हमारे अंदर ये डेवलप हुआ कि मुझे गाड़ी तो अच्छी चाहिए, मुझे गाड़ी का बहुत शौक था, और बाइक्स का और चीज़ों का। तो मैं जब उधर जाके मैंने दुआ मांगी हज पे, तो उस वक्त तो ऑफिस भी बनना था और बहुत चैलेंजेस थे, चीज़ें थी। तो मैंने बोला अल्लाह ताला बस इतना हो जाए। और उसी वक्त मेरा ख्याल आया कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, तो मैं तो बादशाह से मांग रहा हूँ, तो आप खुल के मांगो। मैंने अल्लाह ताला, मैं तो छोटी गाड़ी बोला था, बल्कि मुझे याद आया आप बहुत सारी दें, जो चाहे दें, ठीक है ना, जो दिल करे वो दें, सही है ना, अपनी शान के मुताबिक दें। और इसी तरह क्या कहते हैं, बस बीवियाँ नहीं मांगी, एक थी वही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती तारिक मसूद साथ के साथ होते तो हो सकता है ये भी इंक्लूड हो जाता। तो क्या कहते हैं, मैंने शादी की दुआ मांगी खैरियत से निकल जाए। और मैं आया कराची, मैंने जो है गया मैं गाड़ी लेने। अचानक से क्या हुआ, पूरे मंथ का टर्नओवर ख़त्म हुआ, सैलरी डिस्पैच हुई, सब हुई, और कोई 8-10 लाख रुपए उस वक्त जो है ना मेरे अकाउंट में बच गए। मैंने ये 8-10 लाख रुपए कैसे बच गए यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो हर महीने सारी इन्वेस्टमेंट रोल कर देता हूँ। मैं लाती जल्दी से जाके ऑल्टो कोरे कुछ ना कुछ लेकर आ जाऊँ कि बीवी आ जाए, तो वो कम से कम उसको ये हो कि तुम्हारी 3 महीने में शादी है। अच्छा शादी के भी पैसे जमा नहीं है, ऑफिस बन रहा है। जब मैं आया हूँ तो मैंने जो है वो अब्बू को बोला आपको कोई जानने वाले कोई हैं, तो उन्होंने बोला जी हैं एक जानने वाले, उनके पास चले चलते हैं। अब रास्ते में शोरूम्स देखते हुए माइंड बन गया कि भाई ऑल्टो और कोरे ही लेनी, करोला ले लेंगे 2012-13 का मॉडल। अभी 5 लाख बजट एक्सीड हो गया। मैंने कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, हम तो IT वाले, डॉलर में पोस्टिंग होती है, कर ही लेंगे, 5-10 लाख तो मैनेज। अब शोरूम पहुँचते पहुँचते माइंड पूरा बन गया सिविक का। अब हमारा बजट चला गया जनाब 30-35 लाख पे। मैंने बोला चलो IT वाले डॉलर में पोस्टिंग है, 30-35 लाख भी कर लेंगे। अब मैंने देखा वहाँ पे मेरे अब्बू जो है ना वो गाड़ी देख रहे हैं MG। तो मैंने बोला अब्बू कैसी लग रही है, उसको नई आई थी 2 साल पहले, मतलब ज़्यादा उसका वो हुआ था, इंटीरियर वगैरह सब बहुत अच्छा था। तो अब्बू ने बोला यार गाड़ी तो बहुत ज़बरदस्त बनाई है। तो मैंने बोला अब्बू ले लें। अब्बू ने बोला कि कैसे करोगे, बहुत एक्सपेंसिव है वो है। मैंने अल्लाह मालिक है। मैं गया, मैंने उनसे बात करी, मैंने बोला कि क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, कितने की हो जाएगी। उन्होंने बोला 6.2 मिलियन। और मैं सोच रहा हूँ मैं जेब में 1 मिलियन रख के जो है ना इसे 6.2 मिलियन की डील करने जा रहा हूँ। मैंने इस्तिखारे की दुआ पड़ी, मैंने अल्लाह ताला इसमें आसानी करेगा। तो मैंने उनको बोला कुछ ऐसा पॉसिबल है कि मैं आपको 2-3 महीने में पेमेंट्स कर दूँ। मैं आगे पीछे करूँगा, अल्लाह ताला आसानी कर ही देता है। तो अब आप देखिए, मैंने नियत नहीं की थी कि मैं गाड़ी खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, खुद बचे, मैं खुद शोरूम पहुँच गया, और मैं देखने क्या गया था, और मैं मेरे अब्बू को क्या पसंद आई, और मेरे फ़ौरन जहन में आया ज़िंदगी भर उन्होंने हर ख्वाहिश पूरी करी है। आज अगर कोई गाड़ी पसंद आ रही है, मैं वो नहीं ले सकता, वही गाड़ी नहीं ले सकता। उन्होंने ये नहीं बोला ये लो, उन्हें पता है मेरे मामला। तो क्या कहते हैं, मैंने उनसे बोला, उन्होंने नहीं इस तरह तो नहीं पॉसिबल कि 3 महीने में हम पेमेंट्स कर दें, आप बैंक वगैरह के थ्रू आ जाएँ। मैंने नहीं, मैं तो सूद वूद में नहीं पड़ता, मैं तो आज तक एक क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया मैंने, ना इंटरनेशनल ना लोकल। तो वो मेरे ऑफिस आए, उनका विजिट हुआ, दोस्ती भी हो गई, उन्होंने भी देख लिया कि मैं लेजिट काम कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। तो वो जा रहे थे, तो मैंने बोला कि वो गाड़ी का क्या पॉसिबिलिटी है, तो कह रहे थे कि वो तो आप आके ले जाएं। अच्छा जब उनके ऑफिस में था तो उन्होंने मुझे बोला कि कितने पैसे हैं अभी आपके पास। मतलब 2 मिलियन तक हो जाएंगे, जेब में 1 मिलियन। मैंने बोला आगे पीछे मैनेज करके 2 मिलियन तक कर दूंगा, बाकी मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने बहुत डिफरेंस है, मैंने अल्लाह ताला करवा देगा, हो जाएंगे इंशाल्लाह। खैर वो जब आए, बातचीत हुई, तो मैंने इस तरह से पहली अपनी गाड़ी MG ली, ठीक है माशाल्लाह। तो अब आप देखें जेब में क्या था, 10 लाख रुपए, और लेने क्या गया ये 1 साल में ही। ये अभी वही साल चल रहा है जिसमें मैं हज करके आया हूँ। कहते हैं ना आप अल्लाह के लिए सबमिट करो, अल्लाह ताला आपको अपने शान के मुताबिक नवाजेगा। तो मैंने जब शादी का टाइम आया, अब शादी, अब्बू ने मुझे बोला कि फिर वही अजीब डिसीजन, शादी में 1 महीना रह गया और गाड़ी की किस्तें पूरी कर रहे हो, तो शादी कहाँ से होगी। मैंने अल्लाह ताला करवाएगा, अल्लाह ताला कहता है सोचो भी। खैर फिर ऐसा हुआ कि शादी के टाइम पे एग्जैक्ट जिस दिन जो पेमेंट करनी होती थी ना, उतनी की सेल आ रही है। अच्छा जनाब वलीमा भी हो गया,
सारे मामलात भी अच्छे हुए, बहुत धूमधाम से हुए, और जो है 1 महीने के अंदर पूरी शादी का खर्चा माशाल्लाह से निपट गया खुद ही। सही है, वो भी हो गया। जिस वक्त शादी हो रही थी उस वक्त मैं अपनी गाड़ी की फ़ाइल लेने गया क्योंकि गाड़ी नाम करवानी थी। तो मैंने वहाँ पे एक सिविक खड़ी हुई देखी, मुझे वो अच्छी लगी। तो मुझे फ़ौरन ख्याल आया, जो द फर्स्ट पर्सन हुम आई हायर्ड, अरसलान भाई। तो मैंने यार अरसलान भाई को भी गाड़ी करनी है यार। तो मैंने उनसे वो वहाँ पे ही ख़रीदी और मैं वो लेकर आ गया। अच्छा। मतलब शादी वाले दिन जो है ना, उससे एक दिन पहले एक अपनी गाड़ी की तो पेमेंट की, एक उनकी सिविक भी उनको दी ख़रीद के। ठीक है, तो उसके बाद जब हम सिविक की फ़ाइल लेने गए तो एक और मेरा जो वाइस प्रेसिडेंट है उस वक्त, मुस्तफ़ा, उनके लिए करोला मिली, अच्छी लगी, वो करोला भी लेकर आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, हम गए। अच्छा, बाज़ औक़ात ना अल्लाह ताला आपको आज़माता और टेस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। जब मैं मुस्तफ़ा की गाड़ी लेने गया तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक हाइलेक्स खड़ी हुई थी रीवो। अब मुझे गाड़ियों का शौक़, मैंने बोला यार रीवो बड़ी अच्छी लग रही है, मैंने ये मैं ले लूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, मतलब मेरे पास है जाने आने के लिए, उसके पास अभी फ़िलहाल नहीं है। मगर माशाल्लाह से वो फैमिली बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके पास हैं, मगर ये है कि टेम्परेरीली नहीं थी, वो कुछ ख़राब थी गाड़ियाँ, कुछ उसके पेरेंट्स के इस्तेमाल में थी। तो वो मैंने बोला इसको भी मुझे देनी है, इसने भी बहुत स्ट्रगल किया है मेरे साथ। तो मैंने खैर बोला, तो मुझे मशवरा दिया उन्होंने कि नहीं, अगर आपने लेनी है तो ले लें, हम उसको 1-2 महीने बाद दे देंगे। बोला नहीं, पहले वो। मैंने उसकी दी और 1 महीने के अंदर ना उसकी पूरी पेमेंट देने जब गया तो वो गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी और मैं वो अपनी भी लेकर आ गया। सही है, मैं रीवो ले आया। अच्छा, वो खैर 3-4 दिन चलाई, मुझे थोड़ी अनकम्फर्टेबल लगी, मैंने वो जाके वापस करी और उसकी जगह मैं फॉर्च्यूनर ले आया एक्सचेंज में, मतलब उन्हीं पैसों में। फिर फॉर्च्यूनर रखी। फिर 14 अगस्त आया, तो 14 अगस्त को जो है मेरे अब्बू क्या कहते हैं, उनकी बर्थडे भी आती है। तो मेरे अब्बू को हमेशा से शौक़ था मर्सिडीज़ का, उन्होंने रखी हुई थी और फिर जब वो बाद में उनका एक फेज़ आया कि उन्होंने रखनी नहीं है, उन्होंने नहीं रखी। तो 14 अगस्त को फिर मैंने उन्हीं को बोला, मैंने मुझे जो है ना वो मर्सिडीज़ चाहिए नया मॉडल, और जो है ना एक्सीलेंट होनी चाहिए, अब्बू को देनी है। बड़ा ढूंढा ढांडा, बड़ी मुश्किलों से फिर एक मिली, क्या कहते हैं, मर्सिडीज़ 2019 का मॉडल AMG। तो हमने फिर वो अब्बू को 14 अगस्त को गिफ्ट करी। माशाल्लाह। अब आप ये देखें, आप जाएँ 25 मिलियन की कोई मैं मर्सिडीज़ ले रहा हूँ, मैं 12-15 मिलियन की फॉर्च्यूनर ले रहा हूँ, और एक वक्त ऐसा है कि मैं हज के सिर्फ पैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोग क्या करते हैं, लोग प्रायोरिटी देते हैं अपने प्लॉट को, अपने घर को, अपनी चीज़ों को, जबकि करना जो है ना असल में फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिशें खुद पूरी करवा रहा है, और ऐसे हो रही हैं कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो इस बात पे मुझे ज़रा सा भी प्राउड फील नहीं है कि मतलब मैंने इतनी गाड़ियाँ ले ली, चीज़ें ले ली। मैं सिर्फ ये वाली स्टोरी सिर्फ इसलिए सुनाने की कोशिश करी और बताई कि मैंने इन चीज़ों की ख्वाहिश थी मेरी, मगर मैंने इन चीज़ों के लिए पैसे जमा नहीं करे। मैं सिर्फ अपने गोल पे था कि मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मैं लोगों को स्किल दे रहा हूँ, लोग आगे भी जाके नौकरी करें, कमाएं। अल्लाह ताला मैं दूसरे जो बिजनेसेस सेटअप हो रहे हैं मैं उनको भी एम्पावर करूँगा, मैं दूसरों को भी सिखाऊंगा। एम्प्लॉयमेंट का गोल ऐसा तो नहीं ना सिर्फ मैं अपने थ्रू पूरा करूँ, मैं दूसरों के बिजनेसेस इस्टेब्लिश करवा के उनको एक अच्छे कह लें कि उनको अच्छी गाइडेंस दे के उनकी सेल्स बूस्टअप करवा के उनकी भी तो एक्सपेंड करवा सकता हूँ। सो देयर इज़ नॉट ओनली वन वे कि मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूँ, दैट इज़ थ्रू ह्यूमन टेक। मेरा गोल ये है कि मैं पूरे कराची के CEOs को, पूरे पाकिस्तान के CEOs को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आऊँ, और मैं इंशाल्लाह उसके लिए वर्कआउट भी करूँ कि मैं एक कॉन्फ्रेंस क्रिएट करूँ जहाँ पे मैं ट्रेनिंग्स क्रिएट करूँ उनके लिए, सबको एम्पावर करूँ, और सबके अगर बिजनेस से एक्सपैंड होने ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है। ठीक है, और कल्चर्स पर चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ कि वो आइडियली सब लोग आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करें। ठीक है, क्योंकि मैं लोगों को वो चीज़ें प्रूफ करके दिखा रहा हूँ जो वो समझते थे पॉसिबल नहीं है। इट वर्क्स। ठीक है ना, You're telling them it works. Awesome. So, Atib, talking about your beginning when you were going for tuitions, और आपकी स्किन जल रही है, आप बाइक पे जा रहे हो, और from that time to driving a Mercedes or Fortuner, तो how humble of a feeling it is? गाड़ी जो है ना, फिर वही वाली बात आ गई, ओनरशिप या क्या बताया था मैंने आपको, या तो आप ओनर हो या तो आप कस्टडियन हो। इधर भी वही वाली बात आ गई, आई एम जस्ट द कस्टडियन ऑफ दीज 2 cars राइट नाउ, दे वोंट बी विद मी मे बी इन फ्यूचर, मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स। ठीक है, आइडियोलॉजी ये होनी चाहिए कि जनाब आप अभी भी मेहरान में भी खुशी खुशी जाओ, आप
बाइक को भी अडॉप्ट करो. देखिए मैंने बस में ट्रैवल किया, तो जब बाइक ली ना उसकी कदर हुई कि जनाब बाइक भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सहूलत है. जब बाइक के बाद गाड़ी में बैठा तो फिर बाइक को भी देख के सहूलत हुई, गाड़ी को देख के भी सहूलत हुई कि यार बाइक से मैं एसी पे आ गया. ठीक है, अच्छी गाड़ी में भी बैठा तो उस पर ये हुई कि अल्लाह ने मुझे ये जगह दी, अल्लाह ताला कल को ले ले, कोई मसला नहीं है. ठीक है ना. आपको अपनी अडाप्टेबिलिटी ऐसी रखनी चाहिए कि आपको कोई मसला ना आए. अडाप्टेबिलिटी ऐसी हो कि आप कल को नहीं है तो कोई बात नहीं. ठीक है ना. मतलब इन चीज़ों को अपनी ज़रूरत ना बनाए इंसान. ठीक है तो इन्जॉय कर लिया, नहीं है तो नहीं करेंगे. ना किसी के कहने से कोई फ़र्क पड़ता है, ना किसी के बोलने से कोई फ़र्क पड़ता है. अल्लाह ने दिया था, इन्जॉय करा, नहीं है तो नहीं है, क्या हो गया. ठीक है, आगे अल्लाह देगा तो और भी रखेंगे, कोई मसला नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ तो इंसान के पास कोई भी लग्जरी हो. ठीक है, मैं कहता हूँ जब मैं छोटा था तो शायद 1 नौकर था, आज शायद 10 हैं. ठीक है, 4 घर में इतने लोग नहीं जितने ज़्यादा नौकर हैं, मगर आपको अगर उनको आप ज़रूरत बना लोगे ना तो वो आपके लिए ख़तरनाक है. कल को वो नहीं होंगे तो आप तो किसी काम की नहीं रहे, आप तो गुजारा ही नहीं कर पा रहे. मैं अपनी वाइफ को भी कहता हूँ कि आप ऐसे रहो कि ये सब टेम्पररी है. आप बताएं ना, जितनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, जितना भी लोग यहाँ पे अपने आप को प्राउड फील कर लें, गुरूर तकब्बुर आ जाए, कहें हम तो इतना मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, एक अमेरिका कहे कि अब कोई भी ट्रांजैक्शन पाकिस्तान नहीं जाएगी. एंड कंप्लीटली एंड, It's done. वी ऑल आर डन. Yeah. सारे ऑफिसेस खाली, गई टेक कंपनी तेल लेने. सही है, और ख़त्म सारा बिजनेस. तो जब हम एक स्टेटमेंट की मार हैं तो किस तरह का प्राउड या किस तरह की आपने अपने लग्जरीज़ को बना लिया. अगर आपने इसमें अपने आप को इस तरह से लाना है कि मैं थोड़ा सेफ रहूँ, आप कोई साइड बिजनेसेस करें. कहते हैं ना, आपने स्टार्स बनाते रहो कि वो कैश काउ में कन्वर्ट हो जाए. Yeah. ठीक है, तो आप स्टार्स छोटे मोटे और डेवलप कर लें अपनी सिक्योरिटी के लिए. मगर बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका कोई भी बिजनेस हो वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो बाहर के ऊपर. उनका कोई एक रूल यहाँ पे सब ख़त्म कर देगा. Yeah. उधर कोई एक प्रॉब्लम, अच्छा वैसे तो हम कह रहे हैं इजराइल तबाह हो जाए, सही है ना, ख़त्म हो जाए, सब चीज़ें हो जाएं, और हम आईटी वाले कहते हैं यूएस तो कुछ ना हो. सही है ना. यूएस को कुछ ना हो, बेचारे अंग्रेज जो हैं वो डॉलर दे रहे हैं हमें. And they have given billions of dollars to Israel in funding. इन फंडिंग. ठीक है, मगर पॉइंट मेरा ये है कि हमारा बिजनेस उनसे मुंसलिक है. उन लोग अब पाकिस्तान में जब मैकडोनल्ड्स को बोला कि नहीं खाओ, KFC को बोला नहीं खाओ, तो पाकिस्तान में मुसलमानों ने बोला भाई हमने वेंडरशिप ली हुई है, हमने ब्रांच खोली हुई है उनकी, हमारा लॉस हो रहा है. मगर अल्टीमेटली बेनिफिट उनको भी हो रहा था. ठीक है, तो सेम रूल अप्लाई होता है हमारे ऊपर भी. अगर कोई भी यूएस पे मसला आता है, हमारा काम ख़त्म है. तो आप तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहे. आप आज बोल रहे थे ना, आप बताएं आईटी इंडस्ट्रीज़ में जो हमारी सैलरीज हैं लोगों की 3 लाख 4 लाख पर हेड, अगर आप 300 साढ़े 300 बंदा लेके चल रहे हो, आपकी सैलरीज 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ पर वेरी करती हैं. आप बैकअप कितना बना लेंगे, कितना बैकअप जनरेट कर लेंगे. आप 1 महीने का 2 महीने का उससे ज़्यादा आप रख ही नहीं सकते. तो अगर कोई प्रॉब्लम भी आता है तो कोविड साल चला, हम तो 2 महीने सस्टेन नहीं कर सकते अपने पूरे स्टाफ को, और हमें बाहर करना पड़ जाएगा. समझ रहे हैं. तो सारा एम्प्लॉय भी गया, सारी इन्वेस्टमेंट भी. अब आप कंप्यूटर बेच लें, वो कहेगा काम ही नहीं चल रहा तो कंप्यूटर बेचे करूँगा क्या भाई मैं. सही है. तो और आपको पता है कि एक जो एसेट यूज़ हो गया उसकी वो वैल्यू फिर आपको मिलती नहीं है. ठीक है, तो ये बस एक है एक प्रिंसिपल कि आपका सब कुछ टेम्पररी है. आप हर चीज़ को अपनी नीड नहीं बनाएं. और मेरा इसलिए अल्टीमेट गोल वो है कि अल्लाह ताला खुश रहे. ठीक है ना. काम तो कोई भी कर लेंगे, अगर कोई भी मसला हुआ तो आई एम रेडी कि मैं वापस टीचिंग शुरू कर दूँ. कल को अगर मेरा बिजनेस नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह स्किल है, वापस से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, कोई मसला नहीं. अपनी फैमिली फीड करने के लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए. दैट्स इट. माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और बरकत दे आपके काम में, और जिस विज़न को आप लेकर चल रहे हैं उसमें जल्द से जल्द आपको कामयाबी दे. बिकॉज आई फील कि जितनी ज़िंदगियाँ इस तरीके के विज़न के लोगों के साथ जुड़ेंगी, उनके लिए और उनके फैमिलीज़ के लिए उतना ही फ़ायदा है. सो इफ़ यू हैव लाइक 350 people working for you, so that is 350 families. ऐसे ही. So you are already hitting more than 1,000 people directly ऐसे ही. with your company. So a lot of good wishes for you. Thank you so and much. I hope your vision comes true very soon for Ameen this year, Ameen. and inshallah for coming year it grows exponentially. Thank you so much Ateeb for joining us today Thank you in the so episode, and I really look forward जो आपके vision है उसको हम पूरा होता हुआ देखें. इंशाल्लाह. Thank you so much viewers for watching.